किसान भाइयों सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद कार्यक्रम अन्नदाता में स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, इन दिनों प्रदेश के मौसम में अचानक तेजी से बदलाव हो रहा है। वातावरण के तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है, जिसके चलते रबी की मुख्य फसल आलू में झुलसा रोग की समस्या आने लगी है। यह आलू की फसल का सबसे घातक रोग है, जिसकी समय पर रोकथाम नहीं करने पर पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसलिए झुलसा रोग की रोकथाम के लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के पौधा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार वाणवाल से। किसान भाई, आपको मैं आज आलू में लगने वाले रोग तथा उनके रोकथाम हेतु बताने जा रहा हूं। सबसे पहले किसान भाई बताना चाहूँगा, जैसा कि अभी मौसम चल रहा है, इस रबी मौसम में कह सकते हैं कि इस ठंडे के मौसम में अभी खास करके देखा जाता है अगेती अंगमारी, पछेती अंगमारी और लीफ रोल, ये तीन बीमारी जो है खास करके ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रदेश में जिन किसान भाइयों ने आलू की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में मौसम में बदलाव के कारण अभी अगेती झुलसा रोग प्रकोप अधिक हो सकता है। तो किसान भाई इस रोग को कैसे पहचाने, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं अगेती अंगमारी रोग के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अगेती अंगमारी रोग, ये सबसे पहले इसके लक्षण पत्ती में आते हैं। वास्तव में ये बीमारी फफूंद के द्वारा ही होता है, जिसे अल्टरनेरिया सोलानी कहते हैं। इस फफूंद के कारण से ये बीमारी के लक्षण पौधे में दिखाई देते हैं, जो खास करके भूरे रंग का धब्बा पत्ती पर दिखाई पड़ता है, जो छोटा छोटा गोल गोल होता है। तो धीरे धीरे वो उसका साइज भी बढ़ने लगता है और धीरे धीरे भूरा से ये काला हो जाता है। जब एडवांस रूप ले लेता है तो पत्ती में यह रिंग ओवर रिंग जैसे लगता है, एक रिंग के ऊपर में दूसरा रिंग बन गया हो, या कह सकते हैं एक छोटा सा जो धब्बा बनता है उसके ऊपर छोटा सा रिंग जैसा दूसरा धब्बा बनता है, उसके ऊपर तीसरा धब्बा बनता है। लक्षण दिखाई पड़े तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अगेती अंगमारी रोग का प्रकोप हो गया है। आगे चल करके उसके तने पर भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। यह देखा जाता है खास करके जब ठंड पड़ती है, उस समय इस रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह लक्षण दिखाई पड़े तो निश्चित रूप से समझिए कि आप अगेती अंगमारी रोग का प्रकोप आपके खेत में हो गया है। इस बीमारी से बचने के लिए हम लोग रिडोमिल MZ नामक दवा 1.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करके बीज करने पर इस बीमारी को आसानी से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इंडोफिलम 45 दवा का भी 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी का घोल बनाएंगे। रोग के लक्षण दिखाई पड़ने पर बीमारी इस दवा का छिड़काव करने पर हम आसानी से इसको रोक सकते हैं। और इसके अलावा कुछ इसमें रोग रोधी किस्म है, जिसका हम कह सकते हैं कि रोग रोधी किस्म लगाने से भी खास करके इस बीमारी का प्रकोप कम आता है। रोग रोधी किस्म का नाम है कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी। ये सब जो किस्म है खास करके अगेती अंगमारी रोग के रोग रोधी किस्म है। किसान भाइयों, मौसम बदलाव के चलते इस फसल में आगामी समय में भी पिछेती झुलसा रोग प्रकोप होता है, जिसका समय रहते नियंत्रण नहीं करने पर पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए इस रोग की समय रहते पहचान कर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो पिछेती झुलसा रोग के लक्षण क्या हैं और इसकी रोकथाम कैसे करनी है, आइए जानते हैं। इसके अलावा पछेती अंगमारी रोग, जो वास्तव में बहुत ही भयानक रोग है। इस समय पूरे देश में ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और इस मौसम में देखा जाता है पछेती अंगमारी रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। यह बीमारी भी वास्तव में एक फफूंद के द्वारा होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस नामक एक फफूंद है, उसके कारण से ये वास्तव में बीमारी होता है। ये बीमारी अगर खेत में आपका दिखाई पड़ता है, ये बीमारी के लक्षण सबसे पहले पत्ती में आते हैं। पत्ती में जनरली देखा जाता है कि पत्ती के किनारे से लेकर के वो पौधा के मध्य सिरा तक, जैसे मान ली पौधा ऐसा है तो किनारे से लेकर के अंदर की ओर बीमारी बढ़ता है या ऊपर से बीमारी नीचे की ओर बढ़ता है। इस तरह के रोग के लक्षण दिखाई पड़े तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपके खेत में लेट ब्लाइट का प्रकोप हो गया है या पछेती अंगमारी रोग का प्रकोप हो गया है। जय खेत के रोग का लक्षण दिखे, आप तुरंत उसमें यथाशीघ्र दवा का छिड़काव करें। कोई रिडोमिल MZ नामक दवा या क्रिलेक्सिल या कह सकते हैं मेटालिक्सिल, तीनों में से कोई एक दवा 1.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाएंगे। घोल बना करके छिड़काव करने पर आसानी से हम पछेती अंगमारी रोग को रोक सकते हैं। इसमें कुछ रोग रोधी किस्म है, कुफरी लालिमा, कुफरी सिंदूरी, ये किस्म है। खास करके ये देखा जाता है ये बीमारी में इसमें पछेती अंगमारी रोग का प्रकोप बहुत नहीं के बराबर होता है, या कह सकते हैं ये रोग रोधी किस्म है। तो किसान भाई आप इस बातों का खासकर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भी होगा। इसके अलावा एक बीमारी लगता है जो विषाणु के द्वारा होता है, जिसको हम लोग पत्ती मुंडल रोग कहते हैं या लीफ रोल इंग्लिश में बोलते हैं।
लीफ रोलर में देखा जाता है खास करके जो नए पत्ती बनते हैं उसमें इस रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। इस रोग के कारण से पत्ती मुड़ने लगता है, ऊपर से नीचे मुड़ता है, या कह सकते हैं पत्ती में हल्का पीलापन आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम हो जाती है, पौधा बूनापन हो जाता है। इसके लिए मिथाइल डिमाटोन एक दवा आती है, जिसके 1.5 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने पर आलू के में लगने वाले लीफ रोल को आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक इंसेक्टिसाइड है इमिडाक्लोप्रिड 1 ml दवा 3 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करने पर भी पत्ती मुंडल रोग को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह से आप दवा का छिड़काव करेंगे आवश्यकता अनुसार तो निश्चित रूप से कर सकते हैं, बीमारी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। आलू का खेती करते हैं, इस बात का ध्यान रखें जो ही ठंडा पड़े तो हमेशा सिंचाई की व्यवस्था आवश्यकता अनुसार करें। साथ ही साथ शाम के समय में उसमें सलाह दिया जाता है कि अगल बगल किसी तरह जला करके या कागज़ का या झाड़ी जला करके धुआं बनाए, ताकि आसानी से हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तीन सभी बातों का यदि ध्यान देंगे निश्चित रूप से कर सकते हैं कि आप बीमारी को, चाहे अगेती अंगमारी हो, पछेती अंगमारी हो या लीफ रोल हो, इसको आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद। अपने प्रदेश में ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में जो किसान बरेचों में पान की खेती कर रहे हैं, उनमें कुछ खास प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है, क्योंकि मौसम के अनुसार इनका प्रबंधन नहीं करने पर पान की पत्तियों की क्वालिटी खराब हो जाती है, जिससे पान उत्पादक किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप पान बरेचों का प्रबंधन कैसे करें, इस पर हमें अपने सुझाव दे रहे हैं जिला समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक संजीव कुमार। किसान बंधु, पान उत्पादक किसान, अब उनके लिए यह एक ऐसा समय है जिसमें किसान बंधुओं को सावधानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए कि शरद ऋतु आते ही किसान, पान उत्पादक किसान चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि सर्वाधिक नुकसान इसी वक्त उनका होता है। अधिक पाले की स्थिति में, अधिक ठंड की स्थिति में पान के पत्तों के द्रव्य हैं वो सिकुड़ जाते हैं। इससे इनके सेल वाल, इनकी कोशिका भित्ति सिकुड़ती है, फटती है और पत्ते पीले पड़ के नीचे गिर जाते हैं। चूँकि पान पत्तों के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, इसकी फसल, इसका मूल्य पान के पत्तों का ही होता है। तो किसान बंधुओं को सावधानी बरतनी होगी। इस वक्त कुछ ऐसे चीजों का ख्याल रखना होगा जिससे उनके उत्पादन प्रभावित न हो। पान की फसल जाड़े के मौसम में घटते तापक्रम के प्रति अति संवेदनशील होती है। जब वातावरण का तापक्रम 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो पान की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पान की पत्तियां शीर्ष भाग की ओर से मुरझाने लगती हैं और तापक्रम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर पौधे सूखने लगते हैं। तो पान की फसल को ठंड के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए कौन कौन से प्रबंधन करना है? इसके लिए सबसे पहली चीज है कि आप अपने बड़ेजे में पानी सिंचाई देना बंद न करेंगे। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई उसके नमी में होनी चाहिए। किसान बंधु, शरद ऋतु में मिट्टी, आसमान सबों में नमी की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। इस चीज के लिए सबसे पहले पान की फसल में इस समय जीवाणु जनित रोग फैलने की संभावना रहती है, जिसमें पर्ण दाग रोग प्रमुख है। इस रोग से ग्रसित पौधों की पत्तियों पर काले रंग के पनीले धब्बे पड़ने लगते हैं, जो चारों ओर से पीले रंग से घिरे रहते हैं। ये धब्बे आपस में मिलकर एक बड़े धब्बे बनाते हैं। किसान भाई अपने बड़ेजा की मिट्टी में ट्राइकोडर्मा विरिडी नाम की फफूंदनाशी है, फफूंद रोगों का नियंत्रक है। आप उसे मिट्टी की जड़ों, मिट्टी में निश्चित रूप से मिला दें, जिससे पान में इस शरद ऋतु में होने वाले 2 रोगों की रोकथाम हो जाएगी। पहली जड़ गलन और दूसरी पल गलन। किसान बंधु, जो चीज जहाँ से मिट्टी से निकलती है वहाँ से उसके तने गल जाते हैं, इन चीजों की रोकथाम हो जाएगी या जड़ों में सड़न खत्म हो जाएगी। किसान बंधु, इसके अलावे शरद ऋतु में पान के पत्तों में किनारे झुलसने लगते हैं, जिसे सीमांत झुलसन कहते हैं। एक दूसरी उनमें एंथ्रेक्नोज नाम की बीमारी आ जाती है। वह पान के पत्तों पे भूरे भूरे दाग पड़ते हैं, पान में छिद्र जैसे हो जाते हैं जिसके बाजार मूल्य नहीं होते हैं, अंततः हुआ पीले पड़ के पत्ते गिर जाते हैं। और तीसरी, उनके तनों पर काले भूले रंग के दाग पड़ते हैं, वहाँ से सड़न पैदा हो जाती है। यह बैक्टीरियल रोग है। चूँकि पान सीधे खाया जाता है और रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग या रासायनिक किसी भी दवाओं का उपयोग न्यूनतम करनी चाहिए, बहुत जरूरी में ही करनी चाहिए, ताकि इंसानों को इको फ्रेंडली उत्पादन मिल सके। इसके लिए सबसे अच्छी है कि जैव पदार्थ में
एक जैव नियंत्रक है जिसे स्यूडोमोनास इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। वह बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध है। इसकी 2 ml मात्रा तरल पानी में घोलकर आप किसी भी वक्त पूरे पेड़ों की धुलाई कर दें। पान के पूरे बड़ेजे में आप उनके तने, उनके पत्तों को अच्छी तरह स्प्रे कर देंगे। यह किसी भी बैक्टीरिया जनित रोगों का नियंत्रण कर देगा। किसान बंधु, बस सावधानी ऐसी रखनी है कि अगर जैव किसी भी आप दवाओं का उपयोग करते हैं तो एक ऐसे यंत्र से करें जो या तो बिल्कुल साफ हो या फिर वह सिर्फ जैव पदार्थों के लिए उपयोग किया जाए। ऐसे स्प्रे मशीन जिसमें रासायनिक आपने उपयोग किए हैं उससे परहेज किया जाए। किसान बंधु, पान के पत्तों में दूसरी ये जाड़े की अधिक आती है तो कभी कभी माहू का प्रयोग, दहिया कीट का प्रयोग, इन दोनों चीज का और लाल मकड़ी, तीनों चीजों का प्रयोग होता है। लाल मकड़ी के नियंत्रण के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था है कि कहीं दिखाई पड़ते ही इसकी संभावना कहीं भी नजर आए, किसी भी पत्ते पर लाल मकड़ी नजर आए, तुरंत पत्ते को तोड़कर आप जला दें। और दूसरी, रासायनिक दवा के बदले आप उसी में माइकोमाइट नाम की चीज जैव है, आप उनका उपयोग करेंगे, लाल मकड़ी का नियंत्रण हो जाएगा। माहू और फिर पत्र की छिद्रक कीटों नियंत्रण के लिए, दहिया कीटों के लिए आप 2 जैव पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। ब्यूवेरिया बेसियाना, आप इन्हें ब्यूवेरिया बेसियाना की 2 ग्राम मात्रा से 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ऐसे सारे कीटों का वह नियंत्रण कर देगा। किसान बंधु, आप किसी भी स्थिति में अगर आप रासायनिक उर्वरक नहीं देना चाहते हैं किसी भी हाल में, तो आप नीम की खली, अंडी की खली, इन दोनों का मिश्रण, सरसों की खली, इन तीनों का मिश्रण करके अपने मिट्टी में अगर मिलाकर हल्की सिंचाई कर देंगे तो वह निमेटोड्स जो कि जड़ में घुसकर उनके विकास को अवरुद्ध करता है, उस निमेटोड्स पे नियंत्रण हो जाएगा। किसान बंधु, आप किसी भी रासायनिक दवा का उपयोग से परहेज करें क्योंकि पान कच्चा चबाया जाता है और जो भी रासायनिक दवाएं होंगी वो सीधे इंसानों के पेट में पहुंचेगी जो उसके लिए नुकसानदायक होगा। इनसे परहेज करना ही किसानों के हित में है। और हमारे राज्य के अधिकतर किसान खेती के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं और इनमें से कुछ किसान ऐसे भी हैं जो इन दुधारू पशुओं का पालन बड़े स्तर पर करते हैं, परंतु इन्हें अपनी आशा के अनुरूप उत्पादन नहीं मिल पाता है। लेकिन कुछ पशुपालक ऐसे भी हैं जो अपनी सच्ची लगन और कड़ी मेहनत के दम पर डेयरी से सालाना लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। आज हम आपको राजस्थान जिला जयपुर के एक ऐसे ही पशुपालक रामकिशोर यादव से मिलवाने जा रहे हैं जो डेयरी व्यवसाय से लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं और दूसरे पशुपालकों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। तो आइए जानते हैं डेयरी व्यवसाय की सफलता की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। ये मेरी डेयरी फार्म है और मेरे टोटल 50 जानवर हैं। उनमें 18 जानवर दुधारू हैं और ब्याने वाली 10 गायें हैं उनमें से, और 22 बछड़ा बछड़ी हैं उनमें। तो टोटल ऐसे 50 जानवर हैं। जहाँ चाह वहाँ राह, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है एक किसान भाई ने, जो कि अपनी सूझबूझ और अनुभव के आधार पर HF नस्ल की गायों का चयन करके डेयरी व्यवसाय की शुरुआत की और आज के समय में पशुपालन व्यवसाय को सफलता पूर्वक चला रहे हैं तथा अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं इनके डेयरी में पाले जाने वाले पशु और उनकी कीमत के बारे में, जो कि इस प्रकार से है। वर्तमान में मेरे पास 50 जानवर हैं, उनमें से 18 तो दूध देते हैं और 10 जानवर ब्याने वाले हैं। उनकी प्रत्येक जानवर की कीमत जो है वो 60,000 रुपये एवरेज कीमत है, जो ब्याई हुई है उसकी और जो ब्याने वाली है उसकी। और जो बाकी 15 बछड़ियाँ हैं उनमें कोई 2 साल की है, कोई 1 साल की है, कोई 5 महीने की है, कोई 2 महीने की है। वो 12,000 रुपये प्रति बछड़ी के हिसाब से उनकी रेट है। इस हिसाब से 16,80,000 रुपये टोटल जानवर जो दूध देने वाले हैं और जो ब्याने वाले हैं उनकी कीमत है। वर्तमान में मेरे पास 50 जानवर हैं, उनमें से 18 तो दूध देते हैं। प्रतिदिन का 300 लीटर दूध हो जाता है। तो सुबह 160 लीटर तो सुबह का होता है और 140 लीटर शाम का होता है। और दूध
हम देते हैं, ये पास में एक रसगुल्ला फैक्ट्री है, उसमें दूध देते हैं जो 30 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वो दूध बिक जाता है हमारा। हिसाब से 9,000 रुपये का डेली का हमारा दूध हो जाता है और 100 रुपये डेली का हिसाब से गोबर खाद हो जाते हैं। ऐसे मिला के टोटल 9100 रुपये का दूध हो जाता है हमारा। किसान भाइयों समेत दूध के भाव में गिरावट की वजह से प्रति लीटर 20 से 22 रुपए बिक रहा है, लेकिन ये पशुपालक भाई वर्ष भर इससे लाभ कमाने के लिए अपने दूध को फैक्ट्री में बेचते हैं और इनमें 4 बैग पशुआहार के खिला देते हैं, जिनमें बंटा देते हैं। वो है एक तो गेहूं का दलिया है और एक है बाजरा का दलिया, ये मिला के इनको खिलाते हैं। ये पशुपालक दुधारू पशुओं से अधिक दूध उत्पादन लेने के लिए अपने पशुओं की देखरेख और प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। तो इसके लिए डेयरी व्यवसाय में इनका खर्च किस मद पर कितना होता है, इन सब के बारे में जानते हैं। और 4 लेबर की व्यवस्था है इन पशुओं के लिए, 4 लेबर लगा रखे हैं, जिनको 300 रुपये हिसाब प्रतिदिन के हिसाब से उनको पेमेंट करते हैं। और इनका दूध मिल्किंग मशीन से निकालते हैं, ये मशीन चलती है जनरेटर से चलाते हैं। हरा चारा के लिए कुट्टी मशीन है, ये दोनों का इन्वर्टर का खर्चा हो जाता है डेली का 100 रुपये का। 100 रुपये खर्चे में ये दूध निकल जाता है और हरा चारा के लिए वो कुट्टी मशीन चल जाती है। दुधारू पशुओं से दूध का अधिक उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए ये पशुपालक अपने पशुओं को पौष्टिक आहार के लिए हरा चारा, चूनी, चोकर बाटे इत्यादि खिलाते हैं, जिस पर 3800 रुपए खर्च होता है। पशुओं की देखभाल के लिए श्रमिकों की मजदूरी 1200 रुपए और पशुओं को बीमारियों से बचाने, टीकाकरण तथा अन्य प्रबंधनों पर खर्च 1000 रुपए करते हैं। इस प्रकार इनका प्रतिदिन का कुल खर्च रुपए 6000 होता है। पशुपालक भाइयों, अब आइए एक नजर डालते हैं सफल डेयरी व्यवसाय में होने वाली आय और व्यय के बारे में, जो कि इस प्रकार से है। वर्तमान में मेरे पास 50 जानवर हैं, उनमें से 18 तो दूध देते हैं। प्रतिदिन का 300 लीटर दूध हो जाता है, तो सुबह 160 लीटर तो सुबह का होता है और 140 लीटर शाम का होता है। और दूध हम देते हैं, ये पास में एक रसगुल्ला फैक्ट्री है, उसमें दूध देते हैं जो 30 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वो दूध बिक जाता है हमारा। हिसाब से 9,000 रुपये का डेली का हमारा दूध हो जाता है और 100 रुपये डेली का हिसाब से गोबर खाद हो जाते हैं। ऐसे मिला के टोटल 9100 रुपये का दूध हो जाता है हमारा। जो इसमें जो कुल प्रॉफिट है वो 3000 रुपये डेली के हिसाब से बचत हो जाती है हमारी। जो लेबर खर्चा काट के पशुआहार बंटा अंटा खिला के टोटल खर्चा निकाल के 3000 रुपये पर दिन के हिसाब से बचत हो जाती है और एक महीने में 90,000 रुपये की शुद्ध बचत हो जाती है हमारी। किसान भाइयों, ये पशुपालक डेयरी पालन करके प्रतिदिन 3000 रुपए की शुद्ध आय कमाते हैं। इस प्रकार इनकी एक माह की शुद्ध आय 90,000 रुपए होती है, जो कि प्रतिवर्ष के हिसाब से डेयरी व्यवसाय से लाखों की आय कमाने के साथ ही क्षेत्र के अन्य पशुपालकों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बने हुए हैं। और डेयरी फार्म से मुझे अच्छा प्रॉफिट, अच्छा लाभ हो रहा है और सभी किसान भाइयों से मेरा ये अनुरोध है कि जो भी कोई ये डेयरी फार्म कोई लगाना चाहिए तो कोई परेशानी नहीं है, अच्छी तरह लगा सकते हैं, बढ़िया प्रॉफिट है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जगदीशपुर, जिला कटिहार के कृषक महेंद्र सिंह ने। यह गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गेहूं की जो खेती की जाती है वो धान के बाद उसी जमीन पर गेहूं की खेती की जाती है सामान्यतः। तो इसमें यह है कि जब धान की कटाई हो जाती है तो जमीन में मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है, तो उसी में
जुताई करके या जीरो टिलेज के माध्यम से गेहूं की बुआई कर दी जाती है। गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें समय समय पर सिंचाई से पैदावार अधिक होती है। और अब बात आती है गेहूं की फसल में कौन कौन सी अवस्थाओं पर सिंचाई करना लाभकारी होगा। इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गेहूं में मुख्य रूप से 4 सिंचाई देना होता है। तो मुख्य रूप से पहली सिंचाई जो की जाती है वो 20 से 25 दिन बुआई के बाद, उस समय जो समय होता है गेहूं का, वो होता है शीर्ष जड़ निकलने का, इसलिए उस समय सिंचाई बहुत ही जरूरी होती है। और दूसरी सिंचाई जो दी जाती है लगभग 40 से 45 दिन के बाद, जिस समय टिलरिंग स्टेज होता है, मतलब कल्ले निकलने वाला जो स्थिति होता है, उस समय एक सिंचाई की जाती है गेहूं में। और तीसरी सिंचाई जो की जाती है वो लगभग 60 से 65 दिन के बाद, उस समय फ्लावरिंग स्टेज होता है गेहूं का। और चौथी सिंचाई जो की जाती है वो लगभग 80 से 85 दिन बुआई के बाद, उस समय जो है दाना में दूध भरता है, उस समय जो है सिंचाई बहुत जरूरी होती है, ताकि उससे दाना जो है पुष्ट हो और उत्पादन अच्छा हो। जो आजकल नई तकनीक आ रही है, ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन से सिंचाई किया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि पानी की बचत होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा, और हमें पानी भी बचाना है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर हम ड्रिप इरिगेशन से अगर हम सिंचाई करते हैं गेहूं में, तो ये ऐसा सामान्यतः पाया गया है कि लगभग 40 से 50% पानी की बचत होती है फ्लड इरिगेशन की तुलना में, जब हम ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करते हैं। तो इस तरह पानी की काफी बचत होती है और प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादन के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। डेयरी व्यवसाय से अच्छी आमदनी कमा रहे हैं एक पशुपालक से मुलाकात। मछली तालाब में बायोफिल्म की उपयोगिता एवं महत्व। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।